हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मैं डेली एक वीडियो डाला करूँगा, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण डेली रोज़ाना एक वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके रिटन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो किसी भी पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर पता होना चाहिए। तो हम पहले ऑथर के बारे में देखते हैं। इसके ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका मार्च 26 मार्च 1874 जनवरी में इसका जन्म हुआ तथा 29 जनवरी को मार्च 26 1874 में जन्म हुआ और जनवरी 29 1963 को इन्होंने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को छोड़ा था। हिज वर्क इंस्टेंटली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वाज पब्लिश्ड इन अमेरिका। ये अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन सबसे पहले इनकी जो पोइम थी वो फेमस हुई इंग्लैंड में। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ एंड द कंसर्न ऑफ द अमेरिकन कॉलेजियल स्पीच। इन्होंने रूरल लाइफ के ऊपर कैसा जीवन होता है, कैसे जीवन बिताया जाता है, उसके बारे में लिखा। क्योंकि ये मोस्टली जितनी भी पोएम लिखते हैं वो सिम्बॉलिक पोएम होती हैं, एक दूसरे पर दर्शाते हुए, और अपने जीवन के बारे में इन्होंने काफ़ी बताया। इनके जीवन में जितनी भी उतार चढ़ाव आए वो इन्होंने पोएम के जरिए सभी को विश्व में बताए। हिज वर्क फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड setting from rural life in New England in the early 20th century, using them examine complex social and philosophical themes. One of the most popular and critically रेस्पेक्टेड अमेरिकन पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का जब टाइम था तो अमेरिकन पोएम को इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता था, जबकि इंग्लैंड में पोइट्स को ज़्यादा लाइक किया जाता था। फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, रिसीविंग 4 पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री। उन्होंने अपने जीवन में 4 बार पुलित्जर प्रोग्राम को, जो पुलित्जर प्राइज होता है, उसे प्राप्त किया। ये पुलित्जर प्राइज दिया किसके द्वारा जाता है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया है। वो किसको दिया है? तो वो हमारे देश के, भारत के जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को ये पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है। क्योंकि 370 जब धारा हटी थी तो उन पत्रकारों ने वहाँ की जो स्थिति थी उसके काफ़ी सही फोटोग्राफी की और वहाँ की जो नागरिक थी, जनता थी, उनको सही दिशा दिलाने में मदद की थी। इसलिए इस साल 2020 का पुलित्जर पुरस्कार हमारे जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को दिया गया है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार, अपने जीवन में 4 बार पुलित्जर पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके हैं। ये प्रत्येक साल दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ ही बिकम वन ऑफ द अमेरिकन रेयर पब्लिक लिटरेसी फिगर्स, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ही वाज अवार्डेड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। और उनके बाद 1960 में उन्हें एक अच्छे वर्क के लिए, पॉलिटिकल अच्छा वर्क किया था, जिसकी पॉलिटिकल अच्छा वर्क, उनकी पोइम का बहुत अच्छे वर्क को देखते हुए उन्हें एक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी दिया गया। अब देखते हैं इस पोइम के बारे में थोड़ा सा। तो डस्ट ऑफ स्नो समरी इसकी थोड़ी सी समरी को देख लेते हैं। ये बहुत छोटी पोइम है, मात्र 8 लाइन की पोइम है। डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोइम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये काफ़ी छोटी, बहुत सुंदर पोइम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोइम टेल्स दैट इवन अ सिंपल कमेंट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। ये छोटी सी कमेंट्स हैं, लेकिन इसमें काफ़ी बड़े कार्य को, काफ़ी बड़ी चीज़ को हमें दर्शाया गया है। द पोइट हैज़ मैंशनड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोइम। पोइट ने इसमें 2 चीज़ों को, एक हेमलॉक ट्री को और एक क्रो को, 2 चीज़ों को इस पोइम में दर्शाया गया है। क्रो सिग्निफाई द डिप्रेसिव। जो क्रो होता है वो किसको सिग्निफाई करता है? डिप्रेसिव को। एंड सॉरोफुल मूड, और जो हमारे दिमाग में, हमारे अंदर जो दुख होते हैं उसको दर्शाता है। एंड हेमलॉक ट्री इज़ ए पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक का ट्री होता है उसे यहाँ पर पॉइजनस ट्री का दर्जा दिया गया है। वो एक ऐसा ट्री जिसमें जहरीला पेड़ होता है, जिसको छूने से या जिसके पास जाने से या जिसको खाने से हमें तकलीफ हो सकती है, ऐसे ट्री का। बोथ दी सिग्निफाई दैट द पोइट वाज नॉट इन गुड मूड। इससे पता चलता है कि जब ये पोइम लिखी
तब पोइट वास्तव में अच्छे मूड में नहीं था, काफ़ी दुखी था। सो ही डिस्क्राइब द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। इसलिए उन्होंने अपने डिप्रेशन में आके इस सिमिलर मूड में ऐसे ही अपने मूड को दर्शाते हुए इस पोइम को लिखा है। ये हेमलॉक ट्री है। इस पर तरह का हेमलॉक ट्री होता है जिसे पॉइजनस ट्री कहा जाता है। इस पर छोटे छोटे वाइट फूल भी आते हैं। द पोइट से दैट वंस ही वाज इन ए सैड, पोइट कहता है इसमें कि एक बार जब वो काफ़ी दुखी था, डिप्रेस मूड में था, एंड वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, तभी दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, सॉरी, एक क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक कौआ भी उसी पेड़ पे बैठा था। देखो ये कौआ उसी पेड़ पे बैठा हुआ था। सोक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, जिसने उस पेड़ से कुछ बर्फ़ को, ठंडी बर्फ़ को उसके ऊपर गिराया। दैट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे। दैट मीन्स ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल, शायद वो स्नोफॉल के कारण उसकी सरफेस पर, सतह पर आ गए थे। ऑन द पोइट, इस कविता में, दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड, इस सिंपल से एक्शन से, इस छोटे से कार्य से जो पोइट होता है उसका माइंड चेंज हो जाता है। ही रियलाइज दैट ही जस्ट वास्टेड द पार्ट ऑफ हिज डे रिपीटिंग द बीइंग लॉस्ट इन सोरो, उसे महसूस हो जाता है कि वो जो उसने कुछ गलत काम किया है उसके बारे में सोचकर काफ़ी दुखी हो रहा है, जिसमें वो अपने जीवन के कुछ अच्छे क्षण पलों को भी नष्ट कर रहा है। बट द चेंज हिज मूड मेड हिज रियलाइज दैट ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे अब जो हो गया उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए, मुझे जो मेरे पास रेस्ट टाइम बचा हुआ टाइम बचा है उसे सही जगह पर यूज करना है और उसका सही यूटिलाइज करना है। हिज सोरो वाज वॉश्ड अवे बाय द लाइट सोवर ऑफ स्नो डस्ट, जो बर्फ़ गिरी उसके कारण उसका जो सोरो था वो एकदम से ख़त्म हो गया। हिज स्पिरिट्स वाज रिलीव्ड, अब उसकी जो आत्मा थी वो अब आज़ाद थी। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और बचे हुए डे को वो कुछ अच्छे काम में यूज करना चाहता था। ये था इस पोइम की समरी। अब इसको और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं। ये है पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोइम में एक्चुअली तब लिखी गई जब पोइट काफ़ी दुखी था। ज़िंदगी में कभी होता है कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिसके पीछे हम पछताते हैं, तो वो काफ़ी पछतावे में था, दुखी मूड में था, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अक्सर हम देखते हैं कब कोई दुखी होता है तो अंधेरे में या एकांत में जाके बैठता है। ऐसे ही पोइट एकांत में एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। तभी ऐसा हमेशा नहीं होता है कि कभी कभी बुरी चीज़ें के अंदर भी, बुरे लोगों के अंदर भी, बुरी चीज़ों के अंदर भी कुछ अच्छे गुण रहते हैं। वैसे ही एक हेमलॉक ट्री जो पॉइजनिंग का ट्री था, उसके ऊपर बर्फ़ का मतलब होता है अच्छा, वाइट का सिंबल होता है अच्छे गुणों का, अच्छी संगत का। तो उस पर वाइट जो बर्फ़ थी वो काफ़ी अच्छी थी, इसमें अच्छे गुण थे, अच्छी चीज़ें थी, वो उसके ऊपर गिरती है और उसके अंदर जो मन में मैल था, उसके जो मन में सोच थी वो ख़त्म हो जाती है और वो एक नई दिशा मिलती है। और वो कहता है कि मैं उस जो काम हो गया उसके लिए पछतावा ना करके बचे हुए जीवन को एक अच्छी सी राह पर लेके जाऊँ। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कोई ने मेरे ऊपर उस बर्फ़ को गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उस पेड़ के ऊपर जो धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, कण थे, उस कोई ने जिस तरीके से मेरे ऊपर गिराया उससे मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। वो बदलाव क्या था? हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसके कारण मेरे दिल में काफ़ी बदलाव आया और मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा मन बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई र्यूड, और जो मैं समय या मेरे पास जो समय था जिसे मैं बर्बाद करने जा रहा था, उस समय को मैंने बचाया और उसको अच्छे कामों में लगाया। अब इस तरह से हमारी पूरी पोइम कंप्लीट हो गई। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, किस मूड में लिखा उसने, क्या था। अब इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे इसमें क्रो का यूज़ किया, किस के लिए किया गया है? क्रो का यूज़ किया है यहाँ पर बुराई के लिए। हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनिंग ट्री है। डस्ट, यहाँ पर डस्ट का मतलब डस्ट ऑफ स्नो, धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे गिराने का मतलब है। चेंज ऑफ मूड, हमारे मन को बदलना है। अब इस हर पोइम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। पोइम क्यों लिखा जाता है? पोइम को हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है कि लिखा कुछ हो, उसका मीन्स कुछ और निकले। इसमें कुछ राइम का यूज किया जाता है, इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है।
कई सारे ऐसे लिटरेसी डिवाइस है जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो उन लिटरेसी डिवाइस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इसकी लिटरेसी राइम क्या है। राइम के बारे में हम देखने से हमें यह पता चलता है कि इसको किस राइम से लिखा गया है। तो राइम के लिए हम सबसे पहले लास्ट वर्ड देख लेते हैं। इसमें है क्रो, हमने इसको मान लिया ए। इसमें है मी, इसको मान लिया बी। अब स्नो, स्नो और क्रो एक जैसा साउंड है तो हम इसको भी मान लेंगे ए। ट्री और मी एक जैसा साउंड है, इसको मान लिया हमने बी। तो इन चार लाइनों की अगर हमारी राइम लिटरेसी पूछी जाए तो होगी ए बी ए बी। अब नीचे की चार लाइन है तो हम इसे सी और डी मानेंगे। हमने हर्ट को मान लिया सी, मूड को मान लिया डी। अब हर्ट जैसा ही साउंड आ रहा है हमारा पार्ट में तो इसे हमने सी मान लिया। र्यूड जैसा मूड आ रहा है वैसे रूड आ रहा है तो इसको मान लिया हमने डी। तो नीचे वाली चार लाइन को अगर लिटरेसी राइम पूछी जाए तो वो होगी सी डी सी डी। अगर इससे आगे भी होती है तो उसके आगे हम ई एफ मान लेते हैं। ई एफ हो सकती है या ई एफ हो सकती है, जैसा उसका साउंड रहता है उस तरीके से। तो क्लियर हो गया कि इसकी राइम क्या है। राइम है ए बी सी डी। अब देख लेते हैं एक वर्ड आता है एसोनेंस। क्या होता है एसोनेंस? ASSONANC। इस एसोनेंस का मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है अगर किसी लाइन में किसी भी साउंड का रिपीट हो रहा है, कोई भी एक साउंड बार बार आ रहा है, तो हाँ वहाँ पर हमारी लिटरेसी डिवाइस एसोनेंस का यूज़ किया गया है। अब देखो इसमें दूसरी लाइन में ओ कितनी बार आया है? 3 बार आया है, एक शूक में, एक डाउन में, एक ऑन में। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एसोनेंस। एसोनेंस के बाद आता है कंसोनेंस। कंसोनेंस का मीन्स है किसी भी कंसोनेंट का बार बार रिपीट होना। तो हम देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी लाइन है जहाँ पर किसी भी कंसोनेंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो देखेंगे हम पाँचवीं लाइन में। पाँचवीं लाइन देख लिया आपने। अब इसमें देखो कौन सा वर्ड है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो वो है एच, हैज़, यहाँ पर हर्ड। तो यहाँ पर हमारा लिटरेसी डिवाइस हो जाएगा कंसोनेंस। इस प्रकार हमारी जितने भी लिटरेसी डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच भी है लेकिन इसमें कोई खास फिगर ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। वैसे मैं फिगर ऑफ स्पीच पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। पोइट्री, लर्निंग अबाउट पोइट्री, इसकी समरी दी गई है, वो मैंने समरी आपको पहले ही बता दी है। हाउ मैनी लाइन्स डज दिस पोइम हैव, हाउ मैनी स्टेंजा, इस पोइम में कितनी लाइन्स हैं? तो सबको पता है 8 लाइन्स हैं। कितने स्टेंजा है? 2 है। दूसरा क्वेश्चन, इन वाट सीजन्स डज द पोइम टेक प्लेस, हाउ डू यू नो, कौन से सीजन में बनाई गई है? तो बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ का झरना है, पेड़ पर बर्फ़ है, इसका मतलब कौन सा है? विंटर सीजन है। कौन सा है? विंटर सीजन। दूसरा क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द पोइट फील बिफोर द वॉक, वॉक से पहले पोइट क्या फील कर रहा था? काफ़ी बेकार मूड में था, डिप्रेशन में था। हाउ डिड ही फील एट द एंड ऑफ द वॉक, और जब लास्ट में जब वो उसकी वॉक पूरी हो गई उसके बाद कैसा फील किया? वो सारे डिप्रेशन से अलग हो गया और कुछ अच्छे का बचे हुए रेस्ट काम को अच्छे यूज में करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस पोएम बाय रिटन इन द पर्सन, किस पर्सन में लिखी गई? ओन लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, हिमसेल्फ लिखा गया है। अब उनके बारे में, वाई डू यू थिंक द पोएट इज हैप्पियर आफ्टर ही द कवर्ड इन स्नो, जब वो बर्फ से पूरा ढक गया तो क्या उसने खुशी महसूस की? यस, द पोएट फील्स हैप्पी आफ्टर ही इज कवर्ड इन स्नो। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। क्रॉ अ ब्लैक बर्ड, डट टिनी पीसेस ऑफ डर्ट ऑफ अदर मटेरियल्स, हर्ट ए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पम्प्स, हेमलॉक्स, मूड, र्यूड, सारी बर्ड। यहाँ राइम के बारे में बताया गया है तो हमारी राइम के मैंने बता दिया पहले, ए वी और सी डी। कितनी लाइन्स हैं? टोटल 8 लाइन्स हैं। कितने स्टेंजा हैं? 2 स्टेंजा हैं। इस प्रकार हमारी क्वेश्चन पूर्ण रूप से उसके क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। जो इस पोइम में लास्ट में क्या मीन्स निकलता है, डस्ट ऑफ स्नो का क्या मेन इंट्रोडक्शन है इस पोइम का? तो दिस पोइम द डस्ट ऑफ स्नो बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द सिंपल एंड शॉर्ट पोइम, काफ़ी साधारण, बहुत ही सीधी सादी, बहुत छोटी पोइम है। येट विद ए डीपर एंड लार्जर मीनिंग, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो उसकी काफ़ी डीपर और लार्जर मीनिंग। मैंने पहले ही बताया कि इसमें बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि बुरे लोगों की संगत से हमें हमेशा बुराई ही चीज़ें मिले। हम अगर हम अच्छे हैं तो हम अगर कुछ ले सकते हैं तो बुरे लोगों में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जिससे हम लेकर अपने आप को बदल सकते हैं। वही इस पोएम में बताया गया है। द पोएट एक्सप्लेन हाउ एन एक्ट पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन राइटिंग्स वन डे ऑफ, किस प्रकार से एक बर्फ़ उसके ऊपर गिरती है, एक अच्छाई की झलक उसके ऊपर आती है
और वो कैसे चेंज हो जाता है। इसलिए कभी कभार बुरे लोग अगर अच्छे लोगों की संगत में आते हैं तो कोई एक अच्छी चीज़ का प्रभाव भी उसे उस बुराई से हटा के अच्छी ओर की ओर ले जा सकता है। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इन वर्ड्स ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नीचे जो लाइन दी गई हैं उसमें उन्होंने अपने पूरे मैसेज को लिखा है कि इस पोएम से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑलवेज ऑलवेज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, हमेशा से कोई भी बड़े सिग्निफिकेंस के लिए हमेशा ए लिटिल थिंग्स टचेस ए लार्जर थिंग, एक छोटी सी चीज़ भी आपको बड़ी चीज़ महसूस करा देती है। आज की पोएम ख़त्म होती है, इसे आप अच्छे से एक बुक बनाएं और उस पर चैप्टर वाइज डालकर लिखते रहें उसके सारे क्वेश्चन, सारी पोएम। अब आपको इसे डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स भी लाने, अच्छी नॉलेज भी करनी है, क्योंकि आगे जब भी आप कोई टेस्ट देंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाते, वहाँ पूछी जाती है पोएम के बारे में डिटेल में कि आप उसको उस पोएम के बारे में, उस राइटर के बारे में क्या पता है, पोएम की लिटरेसी क्या होती है उसके बारे में क्या पता है, किस पोएम से क्या आपको एजुकेशनल या मोरल एजुकेशन मिली है उसके बारे में क्या बताया गया है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर बिल्कुल ना घूमें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप सिविल सर्विस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना चाहिए। एक समय ऐसा था जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में अधिक फीस होने के कारण गांव के गरीब लोग पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए हमारी संस्था के द्वारा एक YouTube चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी 95। इस ऑनलाइन स्टडी 95 YouTube चैनल पर हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय में व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कराई जाती है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सफलता हासिल हो सकती है। हमारे चैनल पर एक दशकीय प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें 10 दिन की करंट अफेयर्स दी जाती है, जो प्री और मेंस एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखते हुए इसे शुरू किया गया है। प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है और आपको पता भी है कि टेस्ट सीरीज से कितना लाभ होता है। इसीलिए प्रतिदिन में एक टेस्ट सीरीज दी जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। आज ही हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 95 पर विजिट करिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल हो जाएगी। एक कदम सफलता